आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, क्रांत की करवट लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 120, विषय अक्षय ऊर्जा चलाएगी भविष्य की दुनिया। आइए सुनते हैं। मित्रों, 21वीं सदी में ऐसे यंत्र बन जाएंगे जो सूर्य किरणों के बिखराव को केंद्रीभूत करके उसे बिजली की तरह वितरित कर सकें। समुद्र की लहरें और ज्वार भाटे भी इस उत्पादन में योगदान दे सकते हैं। इसी तरह प्रकृति की शक्ति वर्षा को भी केंद्रीभूत किया जाएगा और उसी को मिल बांट कर ईंधन के काम में लाया जाएगा। यह वक्तव्य परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति फरवरी 1987 पृष्ठ 42 में विषय भावी परिवर्तन की पृष्ठभूमि में लिखा है। और ये 21वीं सदी चल रही है, जिसमें 21वीं सदी आने की प्रक्रिया चल रही है और यह भविष्यवाणी सही प्रतीत होती है। इसी संदर्भ में डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और वेद मूर्ति वेद माता गायत्री ट्रस्ट का संकलन और अनुभव आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। ऊर्जा के नए स्रोत परमाणविक नहीं प्राकृतिक होंगे, जिनसे प्रकृति में असंतुलन या प्रदूषण का खतरा कभी ना हो। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन या फिर इसी से मिलते जुलते ऊर्जा के संसाधन 21वीं सदी के नए जमाने को जिंदगी, सक्रियता और रोशनी देंगे। बिहार प्रांत के मोतिहारी शहर के मीना बाजार में हस्तनिर्मित चूल्हे की अपनी दुकान चलाने वाले अशोक ठाकुर ने जब ये बातें जर्मनी से आई विशेषज्ञों की टीम से कही तो वे थोड़ा चौंके और चकित हुए। आज जब दुनिया परमाणु ऊर्जा की चकाचौंध और खींचतान में उलझी है, ठीक किसी तरह भारत के साधारण लोग इसके खतरे से वाकिफ हैं। हालांकि जापान में आए भूकंप और सुनामी से जिस तरह से फुकुशिमा के परमाणु संयंत्रों की तबाही हुई है, उससे विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ जनों के बीच भी परमाणु ऊर्जा का सम्मोहन टूटा है। फिर यह कोई पहला हादसा तो है नहीं। इससे पहले रूस के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हुई थी। इसके पहले भारत में भी ऐसी कई छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे परमाणु ऊर्जा पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह गई। तेल कोयला बनाने में प्रकृति कितनी प्रदूषित हो रही है, यह सच अब दुनिया से छिपा हुआ नहीं रह गया। फिर इनका भंडारण भी अधिक नहीं है। ऐसे में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इंसान को कुछ नया करना व नया सोचना पड़ेगा। जर्मनी से आए पाल ओविजडन एवं विल्हेम कोलबुक अशोक ठाकुर की ये बात सुन रहे थे। उनकी बातों से भी ज्यादा प्रभावित किया।
उनके द्वारा बनाए गए धुआं रहित चूल्हे ने। इसमें धान की भूसी का प्रयोग किया जाता है। पिछले दिनों इसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी सराहा। जब इसको राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान शामिल किया गया, स्टीम ने बिहार के ही अररिया जिले के जो कि हीट प्रखंड में बहारवाड़ी और मेमड़ा में बायोमास पर आधारित बिजली उत्पादन तकनीक को भी सराहा। इसी के साथ जर्मन बैंक के FW की फ्रैंकफुर्ट शाखा ने पूरे राज्य में ऐसे छोटे छोटे संयंत्र लगाने की पेशकश कर डाली। मित्रों, जर्मनी की स्टीम को ऊर्जा के इन नए स्रोतों के लिए किया जा रहा प्रयासों से ज्यादा चकित इस बात ने किया कि भारत में ये प्रयास सरकार तक सीमित नहीं है। यहाँ के साधारण गांव के लोग भी इस बारे में जागरूक एवं प्रयासरत हैं। वे अभिभूत इस बात से हुए जब उनको मालूम हुआ कि गांव के साधारण कारीगरों ने साइकिल से मोबाइल चार्ज करने में सफलता पाई। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के भूनगर ने चंदन माझी का सौर लालटेन और घरेलू बैटरी का चार्जिंग केंद्र है। उसके घर में 18 सौर लालटेन और 2 घरेलू बैटरियां एक साथ चार्ज की जा सकती हैं। तिरुपति के पास चित्तूर जिले के व्यासिनी वरिपल्ली गांव ने इस मामले में अनूठा आदर्श कायम किया। यहाँ के 36 परिवारों में से 25 बायोगैस और 11 सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जर्मनी से आई टीम को यह पता चला कि भारत में सौर ऊर्जा के जनक प्रोफेसर HP गर्ग हैं। इस समय वह IIT दिल्ली में कार्यरत हैं। बहुत पहले उनके प्रयासों को भी PMS स्वामीनाथन ने सराहा था। वह इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलवाया और CSIR के भटनागर पुरस्कार के लिए उनका नामांकन कराया। इन्हीं से इस टीम को पता चला आज भारत में सबसे अधिक बल प्राकृतिक ऊर्जा पर दिया जा रहा है। इस प्राकृतिक ऊर्जा को प्रोफेसर गर्ग ने अक्षय ऊर्जा नाम दिया। अक्षय इसलिए क्योंकि जिन स्रोतों से यह ऊर्जा प्राप्त होती है वे कभी समाप्त नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अक्षय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली और बायोगैस, इस समय भारत ने कुल 8000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता इस अक्षय ऊर्जा से अर्जित कर ली है। मित्रों, इस समय देश के ऊर्जा के साधनों में इसका दूसरा नंबर है। यदि चर्चा दुनिया की जाए तो हम बायोगैस पैदा करने में दूसरे, पवन ऊर्जा में चौथे, पनबिजली में 5वें, सोलर सेल से बिजली पैदा करने में 7वें और सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने के मामले में 9वें स्थान पर हैं। प्रोफेसर गर्ग ने इस संबंध में संभावनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे यहाँ पवन ऊर्जा से 70,000 मेगावाट, पन बिजली से 1,50,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा से 5 खरब मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। उनकी इन बातों को जर्मन टीम के सदस्य सुन रहे थे। विल्हेम कोलब्रुक को यह जानकारी विशेष रुचिकर लगी। जब उन्होंने कहा कि हमारा
सौभाग्य है कि वर्ष में 300 से 320 दिन हमें धूप मिलती है, जो पूरे साल में 5000 खरब किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर है। हर रोज स्थान के अनुसार औसत सौर ऊर्जा हमें धूप के रूप में प्रति वर्ग मीटर 4.7 किलोवाट घंटा मिलती है। सबसे अधिक धूप खिलती है राजस्थान में और सबसे कम उत्तरी पूर्वी इलाकों में। अभी हमारी सभी स्रोत से बिजली पैदा करने की क्षमता 30,000 मेगावाट है और 2030 तक बढ़कर लगभग 4 लाख मेगावाट तक हो सकती है। भारत के काफी कुछ हिस्सों का भ्रमण करके आई यह टीम प्रोफेसर गर्ग की बातों में निहित सत्यता अनुभव कर रही थी। इस टीम के सदस्य जानते थे कि एक तरफ तेल और बिजली की किल्लत तो दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज जब सारी दुनिया पर्यावरण के लिहाज से गंभीर खतरे का सामना कर रही है, तो सबका ध्यान अक्षय ऊर्जा के सुरक्षित स्रोतों की ओर जाना लाजमी है। ऐसे में सूर्य की रोशनी से मुफ्त मिलने वाली सौर ऊर्जा का अथाह भंडार कुदरत की तरफ से धरती को बख्शी की गई सबसे बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है। इस बात को भारत के साथ दुनिया के अन्य देशों ने भी गंभीरता से लिया है। इस मामले में सारे विशेषज्ञ एकमत हैं और आज पूरी दुनिया में बिजली की जितनी मांग है और सौर ऊर्जा के जरिए हम उससे कई गुना ज्यादा पा सकते हैं। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाने की बात हो रही है। मित्रों, हाल ही में सूरज की ताकत का भरपूर दोहन करने के लिए पुर्तगाल और जर्मनी में विशाल मल्टी मेगावाट फोटो वोल्टेक के संयंत्र लगाए गए हैं। गौर करने की बात यह है कि अगर दुनिया के सिर्फ 4% रेगिस्तानी इलाकों में सोलर पैनल का जंगल खड़ा करके ऐसे संयंत्रों के जरिए सूर्य की ताकत बटोर ली जाए, तो इससे पूरी दुनिया में बिजली की मांग को पूरा किया जा सकता है। इन सभी बातों से परिचित विल्हेम कोलब्रुक की प्रसिद्ध पत्रकार R.K. कंजरिया का यह कथन भी याद दिलाया गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत सूर्य उपासना का देश है। भविष्य में अन्य देश भी सूर्य के महत्व को समझकर अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करेंगे। इसी प्रसंग में चर्चा गायत्री मंत्र की चली, जिसके लिए कंजरिया ने विशेषज्ञों का ब्यौरा देते हुए कहा था, पारमाणविक खतरा का सामना करने की सामर्थ्य सूर्य की शक्ति के सही प्रयोग और गायत्री मंत्र के सामूहिक उच्चारण पुरस्चरण में है। इसके प्रयोग से प्रकृति की स्थूल सूक्ष्म की परतों को परिशोधित एवं पर्यावरण को अनुकूल बनाया जा सकता है। ओम शांति। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे। प्रकृति के साथ निभाना होगा सच्चा सहचर्य। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन आपके अंदर ज्ञान का भंडार भरता रहेगा। ओम शांति।